अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसे खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज न करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हमें नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ आपके लिए, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखा करें। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। आज की स्टोरीज भी बहुत खौफनाक होने वाली हैं। अगर आप अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ हैं तो फिर तो बेस्ट है, वरना अकेले में मेरी सजेशन है कि ये बुरी तरह डरा के रख देंगी। और अगर आप फिर भी सुनना चाहते हैं तो आयतुल कुर्सी पढ़ लें और अपने आसपास इसार बांध लें, क्योंकि सुना जब हम इन मखलूकात का जिक्र कर रहे होते हैं तो ये बहुत करीब आने लगती हैं और अपनी बातें सुनने लगती हैं कि हमारे। अस्सलाम वालेकुम बदान भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम ताहिर मुश्ताक है। मैं पिछले 4 माह से कतर में मौजूद हूँ। पाकिस्तान के ज़िला सरगोदा से मेरा ताल्लुक है और आज से 4 साल पहले मैं अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद में शिफ्ट हुआ। पहले तो मैं वहां पर अकेला रहता था। मैं स्टडी के लिए वहां पर गया था। फिर तकरीबन 1 साल बाद मैंने अपनी फैमिली को भी वहां पर शिफ्ट कर लिया, मतलब मेरी माँ बाप और बहन भाई। मैं तकरीबन 3 साल उनके साथ रहा और अब मैं कतर में मौजूद हूँ। मैं आपकी कहानियां तब से सुन रहा हूँ जब आपके सब्सक्राइबर 1000 थे। मेरी कहानी सन 2023 से शुरू होती है। मैं आपको बताता चलूं कि मैंने बहुत बड़े ब्रांड्स में काम किया। मैंने KFC और एक पिज़्ज़ा ब्रांड जो इस्लामाबाद में बहुत मशहूर है, शायद आप लोग समझ गए होंगे, उसमें भी काम किया। मैंने एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में भी काम किया, मैं नाम नहीं बता सकता। 2023 के एंड में मैं उस पिज़्ज़ा ब्रांड में जॉब करता था और मेरी ड्यूटी नाइट की होती थी, शाम 6 से सुबह 3-4 बजे तक। तो ये दिसंबर की लास्ट की बात है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश था, सारी चीजें ठीक चल रही थी, मेरी जिंदगी भी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मैं वहां पर एज अ सर्वर काम कर रहा था। मैं G12 में रहता था, जबकि F11 में मेरी ब्रांच थी जहां पर मैं काम करता था। तो जब मैं वहां पर जाता तो रास्ते में 22 स्ट्रीट में से निकलकर 117 नंबर गली आती थी। तो उस गली को जैसे ही पार करते थे, दरमियान में एक शॉर्टकट था। एक छोटा सा जंगल, एक ग्राउंड था जहां पर दिन में लड़के क्रिकेट खेलते थे। दिन में तो काफी चहलकदमी रहती थी, मगर रात के टाइम वो जगह बहुत डरावनी लगती थी और सुनसान, इस तरह से जैसे कि एक कब्रिस्तान होता है। वहां पर बिल्कुल वैसा माहौल होता था। हो सकता है कि आप लोगों को सुनकर इतना खौफ महसूस ना हो रहा हो, मगर मैंने खुद उस चीज को महसूस किया है, तो इसलिए मैं आपको ये सब बता रहा हूं। तो आप 10 मिनट में उस जंगल को पार करके सीधा G11-2 में एंटर हो जाते थे। फिर 10-15 मिनट बाइक का रास्ता तय करके मैं F11 में एंटर हो जाता था और वहीं हमारी ब्रांच मामूल इसी तरह से चल रहा था। ये बात 11 दिसंबर की है। उस रात ये था कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी। तकरीबन 1-1:30 बजे के करीब मेरी तबीयत खराब हुई, तो मैंने अपने सुपरवाइजर से बात की और उसे बोला, उनका नाम उमर था, अब तो वो माशाल्लाह से मैनेजर बन गए। तो मैंने उनसे बोला कि उमर भाई, मेरी तबीयत खराब है, मैं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है चले जाओ। मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और मेरा मामूल था कि मैं उसी जंगल में से कच्चा रास्ता था 10 से 15 मिनट का, वो पार करके तो फिर 117 नंबर गली आते थे। तो मैं जैसे ही G11 नंबर से निकला और उस जंगल में दाखिल हुआ तो तबीयत मेरी वैसे भी खराब थी। तो अचानक से मेरे सामने एक चीज आ गई, एक काला साया था। आंखें उसकी लाल थीं, वो कभी ग्रीन हो रही थीं तो कभी लाल हो रही थी, और वो मेरे सामने हवा में तैर रहा था। मेरी तबीयत पहले ही बहुत खराब थी, ऊपर से मुझे ठंड पसीने आना शुरू हो गए। उसको देखकर मैं आपको बता नहीं सकता कि उस टाइम मुझे क्या महसूस हो रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं अपने हवास पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मैंने अपनी बाइक वहां पर फेंकी और मैंने वहां से भागना शुरू कर दिया। तो मेरा पाँव किसी चीज के साथ टकराया
और मैं गिर गया। थोड़ी देर गुजरी, मैं उठा, मैंने आसपास देखा, कलमा पढ़ना शुरू किया, मैंने दुरूद पाक पढ़ा। आसपास में कोई भी नहीं था तो मैं उठा, उठ के वापस गया। मैं बहुत बड़ा दिल करके गया। उस टाइम में अंदर से इतना डरा हुआ था कि मेरा दिल कर रहा था कि कोई मुझे यहाँ से ले जाए, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बचपन में अब्बू के साथ इंडिया के कुछ हॉरर सीरीज देखता था, जैसा कि आहट, कोई आने को है। मैं इतना ज्यादा डरपोक नहीं था, मगर उस टाइम मेरी तबीयत खराब थी और मुझे ठंडे पसीने भी आ रहे थे। मैं हाशमी बरादरी से ताल्लुक रखता हूँ, तो मुझे इन चीजों पर यकीन है। तो मैं बहुत हिम्मत करके अपनी बाइक के पास गया। मैंने बाइक उठाई और चलना शुरू कर दिया। तो मैं कलमा पढ़ रहा था, मगर इत्तफाकन वो चीज मेरे दिमाग से निकल गई। मैंने अपना ध्यान बाइक की तरफ दिया और कलमा पढ़ना बंद कर दिया। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे निकला, मेरे दाएं कान में किसी ने सरगोशी की, तुम यहाँ कैसे? वो आवाज मैं आज तक भुला नहीं सका। मेरे तो औसान खता हो गए। मैंने इधर उधर देखा और फिर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। जब मैं आगे चल रहा था और कलमा पढ़ रहा था, तो मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई चीज मेरे पीछे चलती हुई आ रही है। इसके कदम बहुत भारी थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझ पे गुस्सा है। जैसे हम किसी दोस्त को नाराज करते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है, इस तरह जैसे वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है और वो मुझसे पूछ रहा कि एक दोस्त जैसे दोस्ताना तरीके से कहता है कि तुम इतने टाइम के बाद आए हो। मेरे तो आसान खता हो गए। मैं कलमा पढ़ रहा था और आयतल कुर्सी पढ़ रहा था। मुझे कुछ सूरतें आती थी, वो भी पढ़ना शुरू कर दी और वहां से निकल गया। तो मैं पुरसुकून हो गया कि यहाँ पर अब हर चीज टल गई है। मैंने कहा कि वो एक जंगल टाइप जगह थी, शायद इसलिए सब हुआ, और अब मैं वहां से निकल गया। मगर जब मैं गली नंबर 117 में दाखिल हुआ, तो वहां पर एक लड़कों का बहुत मशहूर स्कूल है, जिसका नाम मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता, और वो अभी भी स्कूल वहां मौजूद है। मेरा भाई भी वहीं पर पढ़ता है। दिन के टाइम तो वो रास्ता बहुत चलता है, वहां पर बहुत रश होता है, मगर रात के टाइम वहां पर जो खामोशी होती है उसका कोई आलम नहीं होता। जिस तरह कब्रिस्तान में एक सनसनाहट सी होती है, पत्तों की आवाज, बिल्कुल ड्रौनी खामोशी। और उस स्कूल के सामने एक गार्ड अंकल बैठा करते थे। उस रात वो गार्ड अंकल भी नहीं थे। मैंने किक मारी, मगर मोटरसाइकिल स्टार्ट नहीं हो रही थी। शायद मोटरसाइकिल खराब हो चुका था। मैं और परेशान हो गया। पहले तो मैंने किक मारने की कोशिश की, मगर वो नहीं चला। वो स्कूल क्रॉस करके एक गली है और मैं उसी रोड पर आगे जा रहा हूँ। साथ में एक ग्राउंड है जहाँ पर सब्जा है और लड़के वहां पर क्रिकेट खेलते हैं। जैसे कोई पत्तों को जानबूझकर हाथ मारता है, उस तरह की आवाज आ रही थी। आवाज चल रही है, कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो आवाज बंद हो जाती है। जब मैं आगे चलता हूँ तो वो चीज फिर से मेरे पीछे चलना शुरू कर देती है। जैसे ही मैंने आधा रास्ता पार किया, मैं बहुत ज्यादा डर गया था। वैसे तो मैं काफी हॉरर मूवीज, ड्रामे देखता रहता था, मगर जब हकीकत में इस चीज से आमना सामना हुआ, पहली बार इस चीज से आमना सामना नहीं हुआ था। इससे पहले 2 बार गांव में भी मेरे सामना इन चीजों से हो चुका था। मैं इन चीजों से वाकिफ हूं, मगर इस बार जो चीज मेरे सामने आई थी वो बहुत ही अलग चीज थी, इसलिए मैं बहुत डरा हुआ था। मैं कलमा पढ़ रहा था और दिल में बोल रहा था कि या अल्लाह, अगर मुझसे कुछ गलतियां हो गई हों और मैंने अपनी माँ बाप का दिल दुखाया हो या मैंने इस तरह का कुछ किया हो, तो आप मुझे माफ कर देना। मैं आज नहीं बचूंगा। हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा है। मेरे वालिद साहब 5 वक्त के नमाजी हैं। मेरे वालिद साहब बहुत मेहनती इंसान है। मुझे उन पर बहुत फख्र है। मेरी वालदा और मेरे छोटे बहन भाई भी नमाज पढ़ते हैं। मैंने कहा कि या अल्लाह पाक, शायद मुझसे कोई गलती हो गई है जिसकी वजह से आपने मुझे इस आजमाइश में डाला। शायद मैंने अपनी माँ अब्बू का दिल दुखाया है। जैसे तैसे मैंने वो आधा रास्ता क्रॉस किया।
फिर मैंने सोचा कि मैं यहाँ से इधर निकलता हूँ, और वो रास्ता दूसरे रास्ते से भी सुनसान लग रहा था। सेंटर वाली गली से मैंने निकलने की कोशिश की। फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये तो बहुत लंबा रास्ता है, अगर इस गली से निकल गया तो ये आसान रास्ता है, यहाँ सीधा पार्क से होते हुए पार्क वाली गली में जाऊंगा, और फिर इसके बाद जब मैं गली नंबर 22 में घुस गया, वहां पर बहुत लोग हैं तो मुझे मसला नहीं होगा। बस 117 से निकलकर मैं दूसरी तरफ जाऊं तो उस आधी गली को क्रॉस करके मैं जैसे ही आगे निकलता हूं और कोई अनविजिबल चीज रख कर मुझे कोई थप्पड़ मारता है मेरी गर्दन पर, तो मेरे कान में घंटियां बजना शुरू हो जाती। मेरा मुंह मोटरसाइकिल के ऊपर लगा और मेरी ठोड़ी में भी दर्द होना शुरू हो गया। मैं पहले ही तकलीफ में था, मगर मैंने फिर भी इस चीज को नजरअंदाज किया और चलना शुरू किया। फिर मेरे लेफ्ट साइड की तरफ से आकर कोई चीज ये कहती है कि ऐसे नहीं जा सकते। बड़े दिनों के बाद आए, मैं इस चीज से रिलेट ही नहीं कर पा रहा था। नान भाई, इमेजिन करें कि कोई इंसान जिसके पास कोई चारा ना हो, बाइक खराब हो और कहीं निकल नहीं पा रहा हो, फिर कोई चीज आपको तंग कर रही हो और वो चीज नजर ना आ रही हो, तो क्या कंडीशन होगी इंसान की। बस दिल नहीं फटा था, लेकिन मेरी जान निकल रही थी। मैं सोच रहा था कि वो क्या चीज है और मुझे यूं क्यों कह रही है। पता नहीं मैंने क्या कर दिया। मेरी तो ऐसी आदत भी नहीं है कि मैं खुले में कहीं वॉशरूम वगैरह कर दूं, क्योंकि मैंने आपकी स्टोरी सुनी है। मेजॉरिटी लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जब इनकी जगहों पर जाकर लोग गंदगी करते हैं या इन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसी कोई भी बुरी आदत, जैसे कि सिगरेट पीने के लिए लड़के बाहर जाते हैं, मेरी तो ड्यूटी की रूटीन ही रात की थी। और जब अगर कभी छुट्टी होती थी तो मैं अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारता था। मेरा बाहर जाने का सीन बहुत कम होता था, क्योंकि मैं थोड़ा सा मेहनती बच्चा हूँ। एक तो बाइक खराब, ऊपर से मेरे मुंह को भी दर्द हो रही थी। मैं डरा हुआ भी था, तो गिरने की वजह से मेरी टांग में भी दर्द हो रहा था। जैसे ही मैं उस रोड से निकला, गली नंबर 117 के कोने पर एक घर बन रहा था। तो जैसे ही मेरी नजर शीशे पर पड़ी, क्योंकि वहां पर एल्युमिनियम के दरवाजे लगे हुए थे, और फिर जैसे कोई बॉलीवुड स्टार अपनी उंगलियों से हाय करती है, तो वो साया वहां पर खड़ा होकर मुझे उसी तरह से कर रहा था। मैं उस चीज को देखकर बहुत हैरान था। खैर, मैं पढ़ाई भी कर रहा था और जैसे तैसे करके मैं वो डबल रोड पर गया। जैसे ही मैंने वो पार्क क्रॉस किया, मैं 22 नंबर में आया, तब जाकर मुझे सांस आई। मैंने अपनी बाइक को नाउम्मीद होकर किक लगाई, तो वो स्टार्ट हो गई। बस वो थोड़ा सा ही चली और फिर बंद हो गई। तो मैंने कहा कि चलो, अब मैं 22 नंबर गली में आ गया हूँ और इससे आगे टाउन में मेरा घर था। तो मैं 22 नंबर से निकला हूँ और घर पहुंच रहा हूं। मैंने ये बात अपने वालिदैन को भी नहीं बताई। शायद यही वजह है कि इस चीज के असर में मैंने काफी लंबे अरसे तक रहा। तो मैं सबसे यही गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर आपके साथ कोई भी इस तरह का छोटा मोटा मसला हो, तो आप अपने घर वालों को जरूर बताएं। मैं भी अपने वालिदैन से हर बात शेयर करता था, मगर ये बात मैंने इसलिए नहीं बताई कि वो मेरा जॉब पर जाना बंद करवा देंगे और फिर मुश्किल आ जाएगी, क्योंकि मैं शुरू से यही सोचता था कि मैं अपने दम पर कुछ करूं जिससे मेरी फैमिली को फायदा हो। मैंने वहां पर बहुत मेहनत की जहां पर मैं जॉब कर रहा था। मैं एक अच्छी पोस्ट पर पहुंच गया था, तो मैं इस चीज को खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने अपनी अब्बू को नहीं बताया। तो फिर क्या था, मैं जैसे ही घर पहुंचा, अम्मी ने पूछा कि खाना खाया है, तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं खाना, पानी वगैरह पिया और फिर मुझे बुखार हो गया। तो घर वालों को लगा शायद थकन की वजह से बुखार हो गया। 2-3 दिन मैं काम पर नहीं गया। तीसरे दिन जब मैंने अम्मी से कहा कि आज मैं काम पर जाऊंगा, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये शर्ट उतरवा देती और तुम हाथ मुंह धो लो। फिर अम्मी जैसे ही मेरी शर्ट लेने के लिए आई, तो उन्होंने मेरी गर्दन पर देखा, वहां पर उंगलियों के निशान थे। अम्मी ने कहा, बेटा ये क्या हुआ है? मैंने कहा, अम्मी क्या हुआ? उन्होंने कहा कि तुम्हारी गर्दन पर उंगलियों के निशान है। मैंने कहा कि अम्मी बस वो लड़के ऐसे ही मजाक कर रहे थे।
अम्मी ने कहा कि तुम वहां पर इतने सीनियर हो, तुम्हारे साथ वहां पर इस तरह का मजाक कौन करेगा। वो इतना गंदा मजाक करते हैं कि उंगलियां तुम्हारी गर्दन पर छप गई। मैंने बहाना बना दिया, अम्मी आपको पता है कि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो आप ऐसे ही परेशान हो रही, आप इस बात को छोड़ें। अम्मी ने मुझसे फिर पूछा कि कोई मसला हुआ है, लेकिन मैंने फिर भी यही कहा कि कुछ नहीं हुआ, आप छोड़ें। और मैं ये भी बताता चलूं कि मेरे लिए मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने अम्मी से कहा कि आप कोई चीज़ लगा दें, ये ठीक हो जाएगा। अम्मी ने कहा कि ठीक है, मैं ट्यूब लगा देती हूँ। तो खैर मैंने उस दिन कपड़े चेंज किए और मेरी बेवकूफ़ी की इंतहा देखें कि वो वाक़या मेरे साथ हो चुका। तो मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए ब्रांच पर गया। जाते हुए तो मैंने उबर की, मगर वापसी पर जैसे ही मैं वहाँ से निकला, क्योंकि मैं वहाँ पर निकलते हुए लेट हो गया था, मुझे 11 साढ़े 11 बज गए थे। तो जंगल वाली बात तो वैसे ही मेरे जहन से निकल गई थी। मैं तो इस चीज़ को रिलेट ही नहीं कर पाया कि ये क्या हुआ था। मैंने ऐसे ही सोचा कि किसी जिन भूत के ऊपर मेरा पांव आ गया होगा, या उसके किसी बच्चे को मुझसे नुकसान पहुंचा होगा, इसीलिए उसने मुझ पर इतना गुस्सा किया। मैं उसको किसी और तरह से देख रहा था, मगर वो कुछ और ही चीज थी। और वापसी पर जो मैंने उबर की थी, तो उस जंगल के पास आते थे उस लड़के की बाइक बंद हो गई। उसने मुझसे कहा कि भाई आपको पैदल जाना पड़ेगा। मैंने उसे कहा कि भाई खुदा का वास्ता पैदल वाला सीन मत करना। तो वो कहता है कि भाई आपको जाना पड़ेगा। मैंने भी कहा कि चलो ठीक है। तो मैंने उसको पैसे दिए, थोड़े से इजाफी दे दिए कि तुम्हारा नुकसान हो गया, तुम पूरे पैसे रख लो, मसला नहीं है, मैं चला जाता हूँ। तो जैसे ही मैं उस जंगल वाले एरिया में दाखिल हुआ, वो जो 10-12 मिनट का रास्ता है, साइडों पर झाड़ियां और एक तरफ से दरख्त ही दरख्त है और एक तरफ खुला मैदान। एक अजीब सी खामोशी, जैसे कोई कह रहा हो कि तुम आज फिर क्यों आए हो। टाइम तकरीबन 12 से ऊपर हो गया था। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि इतने लेट नाइट ऐसी सुनसान जगहों पर जाने से परहेज कर। ये 12 से लेकर सुबह 4 बजे से पहले तक का जो टाइम है, उस वक्त में सुनसान जगह से परहेज करें। आपका जितना भी जरूरी काम हो, आप कोई और रास्ता अपनाएं, मेरी तरह से बेवकूफ़ी मत करें। तो वहां पर एकदम से हवा चलती थी और थम जाती थी। मैंने फिर से आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। मैंने जैसे ही वो क्रॉस किया तो आगे स्कूल के पास गार्ड अंकल बैठे हुए थे। मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा कि चलो आज गार्ड अंकल बैठे हुए, वहां तक तो सेव ही है, क्योंकि वो सामने बैठे हैं। तो मैंने उनको सलाम किया। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि रोज का आना जाना था, क्योंकि मुझे वहां पर 5-7 महीने हो गए थे जॉब करते हुए, और मैं शुरू से ही नाइट ड्यूटी कर रहा था। मैंने उनसे सलाम दुआ की तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे हो, ठीक हो। मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, मैं ठीक हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो पीछे जंगल वाला थोड़ा सा एरिया है, जहाँ पर झाड़ियाँ और दरख्त वगैरह है, यहाँ पर क्या सीन है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये तो पार्क ही है, और तो इसके बारे में कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा कि अच्छा। उन्होंने चाय बनाई हुई थी और थर्मोस में रखी हुई थी, तो उन्होंने मुझे चाय का कप दिया। तो सर्दियों में रात के टाइम एक आधा कप चाय का पीना मेरी आदत है। दिन को तो जब मैं सुबह उठता हूँ तो नाश्ते में चाय पीता हूँ, मगर सर्दियों में मैं रात के टाइम 2-3 दफा चाय पीता हूँ। मैंने वो चाय पी और फिर वही 117 नंबर सुनसान गली। तो जैसे ही मैंने वो स्कूल क्रॉस किया तो फिर से वही सरगोशी, वही अंकल ने बर्तन वगैरह रख कर अपने कैबिन के अंदर चले गए, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा होती थी। दिसंबर का महीना था, इतनी सर्दी थी कि बंदे का हाथ जम जाता था। तो मैं जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ा तो वहां पर एक खोखा बना हुआ था जो सारा लोहे का बना हुआ था। वो टेम्परेरी टाइप की जो शॉप होती है। तो थोड़ा आगे जाकर वो था, उस टाइम तो वो बंद था। जब मैंने उसको क्रॉस किया तो खटखट की आवाज आ रही थी। मैं डर गया और मैंने तेज तेज चलना शुरू किया।
تو جیسے ہی میں نے تیز چلنا شروع کیا تو ایک فلائنگ چیز تھی جو میں نے اس دن دیکھی تھی، لال اور گرین آنکھوں والی۔ تو جیسے ہی میں نے پیچھے دیکھا تو اس چیز نے میرے گھٹنے پر کوئی چیز بہت زور سے ماری۔ میرا وہ گھٹنا آج بھی بہت درد کرتا ہے۔ اس واقعے کو 2-2.5 سال ہو گئے۔ تو جیسے ہی اس نے وہ چیز ماری میں نیچے گر گیا، میرا منہ نیچے لگا اور وہ چیز اچانک سے میرے اوپر آنے لگی۔ تو میں نے جلدی سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ چیز غائب ہو گئی۔ جیسے تیسے میں نے اپنی ٹانگ کو سنبھالا، فریکچر تو نہیں ہوئی مگر موچ آ گئی تھی۔ میں اٹھا، کھڑا ہوا، اپنا جوتا ڈھونڈا، میرا جوتا کہیں تھا اور میں کہیں تھا۔ میں نے جوتا پہنا، کپڑے صاف کیے اور سیدھا گھر، بڑی مشکل سے گھر پہنچا۔ جب میں گھر پہنچا تو میں لنگڑا کر چل رہا تھا تو امی مجھ سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا۔ میں نے انہیں کہا کہ ایک موٹر سائیکل آ رہا تھا تو وہ مجھے لگا۔ امی مجھ سے کہنے لگی کہ روز نہ روز تمہارے ساتھ کوئی مسئلے ہو رہے ہیں، تمہیں کوئی اچھی جگہ نہیں ملتی جہاں سے تم آ سکو۔ میں نے امی کو دکھایا، انہوں نے پٹی وغیرہ باندھی اور کہا صبح ڈاکٹر کے پاس چلے جانا۔ جب صبح ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ بائک لگی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ تمہیں بائک نہیں لگی، کسی نے تمہیں کوئی چیز ماری ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے بائک ہی لگی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بائک لگنے کا زخم نہیں ہے، بائک اگر لگی ہے تو پوری ٹانگ پر لگتی۔ میں نے انہیں کہا کہ جب مجھے بائک لگی تو میں گر گیا تھا اور نیچے کوئی پتھر وغیرہ تھا جو مجھے لگ گیا۔ خیر انہوں نے میرا ایکس رے کیا، مجھے دوائی تھی اور کہا بس تھوڑی سی موچ آئی ہے اور 1 ہفتے کے لیے انہوں نے پلسٹر لگایا۔ انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ 1 ہفتے کے لیے میں پھر سے چارپائی پر گر گیا۔ میں اتنی تکلیف میں تھا، دسمبر بالکل اینڈ آ گیا تھا۔ 20 یا 25 تک میں نے ریسٹ کی اور پھر اس کے بعد میرا پلسٹر کھلا، مگر آج بھی جب میں تھوڑا سا تیز بھاگتا ہوں تو مجھے بہت درد ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے اس راستے کا انتخاب تو نہیں کیا، مگر پتہ نہیں کیوں میرے اندر ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی، یہ جاننے کے کہ یہ کیا چیز ہے اور مجھ سے کیا چاہتی ہے، اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے، یہ میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے۔ تو میرے ایک جاننے والے ہیں جو کہ سید ذات ہیں، جو کہ ایک خاندانی عامل ہے۔ میں ان کے پاس گیا، ان کا نام سید علی رضا ہے۔ میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے بولا کہ میرے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا جب آپ کے ساتھ پہلے دن یہ واقعہ ہوا تھا تو بچے آپ نے میرے پاس آنا تھا۔ وہ عمر میں مجھ سے تھوڑا بڑے ہیں، 35-40 سال ان کی عمر ہوگی۔ انہوں نے بولا کہ آپ نے میرے پاس آنا تھا، آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں اور میرا مسئلہ حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آج رات ہی چلیں گے۔ میں اسی دن شاہ جی کو اس جگہ پر لے کر گیا۔ جب ہم وہاں پر گئے تو شاہ جی نے کہا کہ واقعی یہ جگہ بھاری ہے، تمہارا دماغ خراب تو نہیں کہ تم اتنی رات گئے یہاں سے گزرتے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں شاہ جی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ عمل شروع کریں۔ انہوں نے عمل شروع کیا تو تھوڑی دیر کے بعد اس چیز کی شاہ جی کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی۔ شاہ جی نے اس سے بولا کہ اس کا پیچھا چھوڑ دو، یہ ایک بہت اچھا انسان ہے، یہ غلط آدمی نہیں ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شاہ جی یہ بات کیوں کر رہے ہیں، مگر میں چپ تھا کیونکہ شاہ جی نے منع کیا تھا کہ تم نے بولنا نہیں ہے۔ انہوں نے سار باندھا ہوا تھا سفید رنگ کا اور میں اس سار کے اندر بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ وہ اس چیز سے بات کر رہے تھے۔ پھر اس چیز نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو جانے دیتا ہوں، لیکن اس کو کہو کہ یہ محتاط رہے، رات کے اس ٹائم اس طرح کی جگہوں سے گزرنا اچھی بات نہیں۔ جس طرح سے آپ انسانوں کی پرائیویسی ہوتی ہے، اسی طرح ہم جنات اور باقی مخلوق کی بھی پرائیویسی ہوتی ہے۔ بعد میں شاہ جی نے مجھے بتایا کہ وہ جن تمہارے پیچھے اس لیے پڑا تھا کہ اس کی گھر والی تھی، وہ نہا رہی تھی اور تم اس جگہ سے گزرے تو اس نے سمجھا کہ تم نے اسے دیکھا ہے، وہ اس لیے تمہارے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم اکثر اوپر سے جاتے ہو اور کبھی کبھی یہاں سے گزرتے ہو۔ تو اس دن جب میری موٹر سائیکل خراب ہوئی تو میں کافی دنوں کے بعد اس طرف سے گزر رہا تھا، کیونکہ دوسری طرف سے راستہ تھوڑا لمبا تھا۔ میں نے سوچا میں شارٹ کٹ لے لیتا ہوں۔ اس دن میری طبیعت بھی خراب تھی، اس لیے میں نے وہ شارٹ کٹ لیا۔
تو उस जिन ने कहा कि इसने मेरी जोजा को बिना लिबास के देखा है। तो शाहजी ने कहा कि इंसान तुम्हें कैसे देख सकते हैं। खैर उसके बाद शाहजी ने कहा कि तुम अपना ख्याल रखो। उन्होंने मुझे एक तावीज़ दिया और तावीज़ अभी भी मेरे गले में, मैं वो तावीज़ पहन कर रखता था। ये सारे मामला चलते चलते जनवरी फरवरी तक आ गए थे और वो चीज़ें अक्सर रात में मुझे बहुत तंग किया करती थी। जब मैं सोया होता था तो अम्मी कहती हैं कि तुम रात को बुड़बुड़ाते रहते हो, क्या हुआ है, क्या बात हुई है, कोई प्रॉब्लम है या कोई मसला है। मेरे रिश्ते की बात चल रही थी तो मैं इस वजह से भी घर वालों से नाराज था कि आप लोग मेरा रिश्ता जबरदस्ती कर रहे हैं। मुझे अभी शादी नहीं करनी है क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कुछ टारगेट सेट किए हुए हैं। हमारे अब्बा ने हमारे लिए 2 घर बनाए हैं, तो मेरा टारगेट था कि मैं अपना घर बनाने से पहले शादी नहीं करूं। वो शादी की वजह से थोड़ा मसला चल रहा था, तो इसीलिए वालिदा ने कहा कि क्या तुम उस वजह से परेशान हो? तो मैंने उनसे कहा कि नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि मैं नींद में सोया हुआ हूँ और किसी ने मुझे धक्का दे दिया है पहाड़ से। इसके बाद मैंने वो रास्ता तो छोड़ दिया, मगर रात को जब मैं घर वापस आता था तो अक्सर रास्ते में मुझे कुछ लोग मिलते थे और मुझे सलाम करते थे, वो भी हाथ से। उन लोगों को मैं जानता भी नहीं होता था। तो फिर फरवरी के एंड में मैं दूसरी तरफ जा रहा था। मैंने एक चौक क्रॉस किया तो मैं वहां से नीचे उतरा और वो जो कॉलेज वाली गली है, मैंने जैसे ही वो पकड़ी, मैं मोटरसाइकिल पर था तो मैं क्या देखता हूँ, क्योंकि मेरा वॉलेट ब्रांच में रह गया था और मैं वापस ब्रांच जा रहा था। रात के तकरीबन 3:30 का टाइम था कि मैं क्या देखता हूँ कि जो डिग्री कॉलेज है G11 वाला, उस कॉलेज के सामने पार्क है और उस पार्क में एक आदमी खड़ा हुआ है, या फिर वो औरत थी क्योंकि उसने अपने ऊपर चादर की हुई थी। उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था और मैंने अपना मुंह दूसरी साइड पर करके जब दोबारा वहां देखा तो अब वो चीज वहां पर नहीं थी, बल्कि वहां पर एक गधा खड़ा था। मैंने अपनी बाइक की स्पीड तेज की और मैं वापस गया। तो फिर मैंने ऊपर से F11 पूरा घूम के फिर मैंने जाफर चौक और मिर्जा चौक और उसके बाद मैं घर आया। उसके बाद मैं दोबारा शाहजी के पास गया और मैंने कहा कि शादी 3 महीने हो गए, लगातार ये चीज मेरे साथ हो रही है, मेरी तो अभी पहले घुटने वाली दर्द नहीं जा रही, तो मैं क्या करूं। तो शाहजी ने कहा कि मसला नहीं है। इन्होंने फिर से अमल किया, मुझे एक तावीज़ दिया और कहा कि तुमने इतना गोश्त लेना है और पहली बार जहां पर तुम्हारा बाइक खराब हुआ वहां पर जाकर तुमने ये गोश्त फेंकना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। मैं गोश्त लेकर गया और इसके साथ इतनी ही मिकदार में दाल थी, उसे वहां पर रखकर और उसी टाइम पीरियड के अंदर 12 साढ़े 12 बजे वो चीज वहां पर रखकर जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, वो चीज 2 कदम मेरे पीछे चली। मैं आगे चल रहा था, मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मुझे महसूस हो रहा था कि उसने मेरी तरफ मुंह किया, मगर मैं अपने ध्यान में था क्योंकि शाहजी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए पीछे मुड़कर मत देखना, और मैंने पीछे नहीं देखा। वो चीज वापस मुड़ गई। अगले दिन जब मैं ड्यूटी पर गया, उस दिन चीजें नॉर्मल थी। उसके बाद मैं कभी इस रास्ते पर नहीं गुजरा। वापसी पर हमेशा 2 या 3 लड़कों को अपने साथ लेकर आता था ताकि मुझे दोबारा वो सब फेस ना करना पड़े। अदनान भाई, ये थी मेरी कहानी। आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी। मेरी दूसरी कहानी है जो इस ट्रक ड्राइवर वाले वाक़े से भी पहले की है। उम्मीद है आप इसे जल्द अज जल्द अपने सुनने वालों तक पहुंचाएंगे। ये बात उस वक्त की है जब मैं पहली बार हिंदुस्तान से कनाडा आया था। मैंने हाल ही में मुस्तकिल रिहाइश ब्रॉम्पटन में जिंदगी के नए सफर की शुरुआत कर रहा था। अखराजात पूरे करने के लिए मैं वक्ती तौर पर फूड डिलीवरी का काम कर रहा था। उस दिन सख्त बर्फबारी हो रही थी, सड़कें बर्फ से ढकी हुई थीं और ज्यादातर ड्राइवर्स ने वक्त से पहले ही लॉग आउट कर दिया, मगर मैंने सोचा कि मगरिब से पहले थोड़ी और कमाई कर लूं, इसलिए काम जारी रखा। शाम 7:15 पर मुझे एक ऑर्डर मौसूल हुआ। ये ब्रॉम्पटन शहर के बिल्कुल किनारे जंगलों के करीब वाक़या एक जगह है जिसका नाम वाइट स्प्रूस पार्क है। हैरत की बात यह थी कि ऑर्डर एक छोटे से नामालूम हलाल रेस्टोरेंट से आया था।
जो गूगल मैप पर भी मौजूद नहीं था। कस्टमर का नाम सिर्फ फैसल लिखा हुआ था, ना कोई फ़ोन नंबर, ना टिप। मेरे दिल में शक हुआ, लेकिन चूंकि उस दिन की कमाई कम थी, इसलिए मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर ऑर्डर कबूल कर लिया। वज़ू किया, खाने को गाड़ी में रखा और बर्फानी तूफान में निकल पड़ा। जैसे जैसे मैं मकाम के करीब पहुंचा, स्ट्रीट लाइट कम होती गईं और बर्फ तेजी से गिरने लगी। जीपीएस ने मुझे एक पुराने और तकरीबन वीरान घर के सामने ला खड़ा किया। उसका दाखिली दरवाजा एक टेढ़े मेढ़े लोहे के गेट के पीछे छुपा हुआ था। मैंने गाड़ी पार्क की, बाहर निकला। बर्फ मेरे जूतों के नीचे चरचरा रही थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, मगर कोई जवाब नहीं आया। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि पीछे से एक धीमी आवाज आई, इधर आए भाई। मैंने पीछे देखा तो एक शख्स सफेद कुर्ते में दरख्तों के करीब खड़ा था, पीठ मेरी तरफ किए, बिल्कुल साकित। मेरे दिल में खौफ की लहर दौड़ गई, मगर मैंने खुद को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। आपका खाना, मैंने कहा। वो नहीं मुड़ा, बस आहिस्ता से बोला, तुम्हें पता है अभी क्या वक्त है? मैं ठिठक गया। ये वक्त है भूले हुओं के खाने का। फिर वो आहिस्ता से मुड़ा और अदनान भाई, उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। आंखें अंदर को धसी हुई थी, चेहरे की रंगत कोयले जैसी स्याह और मुंह अजीब हद तक खुला हुआ, जैसे किसी और दुनिया का मखलूक हो। मेरे हाथ से खाना गिर गया। अचानक तेज हवा चलने लगी और मेरे सीने पर एक अजीब दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे जकड़ रही है। फिजा में सरगोशियां गूंजने लगी और किसी अजीब सी लैंग्वेज में मुझे कुछ आवाजें आ रही थी, कह के, रोने की आवाजें और शैतानी हंसी। मेरी गाड़ी की लाइट्स दूर से झलमिलाईं। मैं भागा, बर्फ में फिसला, जमीन पर गिरा। जब पीछे देखा तो वो शख्स गायब था, लेकिन दरख्तों के दरमियान कई साए मुझे देख रहे थे। मैं गाड़ी की तरफ लपका। जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोला, अंदर बैठा, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और सीधा मस्जिद की तरफ भागा। हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था। उस रात नींद नहीं आई। 8वीं मंजिल पर रहने के बावजूद मुझे खिड़की पर दस्तक सुनाई देती रही। हफ्तों तक अजीबो गरीब वाक़यात होते रहे, कभी रोशनियों का झपकना, कभी नमाज में सरगोशियां, कभी साए जो पीछा करते। आखिरकार मस्जिद में एक सोमाली भाई अब्दुर्रहमान से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि शायद कुछ मेरे साथ उस वीरान जगह से लौट आया है। हमने रुकिया किया, तहज्जुद में दुआएं मांगी, बखूर जलाया तो हालात कुछ बेहतर हुए। लेकिन अदनान भाई, आज तक मैं प्रॉम्प्टन से बाहर रात को कोई डिलीवरी नहीं लेता। और हैरत की बात यह है कि जो रसीद थी वो भी अगले दिन गायब हो चुकी थी, और बाज रातों को आज भी वही सरगोशियां खिड़की से सुनाई देती हैं। तुम्हें पता है अभी क्या वक्त है? तो ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है आप अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये वाकया मेरे साथ 2003 में पेश आया था। मैं गारमेंट्स कंपनी में काम करता था। मैं आमतौर पर शाम 5 से 6 बजे तक घर आ जाता था, मगर उस दिन काम बहुत ज्यादा था, तो इंचार्ज ने हम 3 लोगों को रोक लिया और कहा कि थोड़ा देर से जाना होगा। हमने मान लिया। उसी दिन कराची के हालात अचानक खराब हो गए थे और सारी ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी। हम लोग अपने काम में इतने मसरूफ थे कि वक्त का पता ही नहीं चला। जब हम घर जाने के लिए कंपनी से निकले तो सड़कों पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं था। तकरीबन रात के 12 या 12:30 का वक्त था। वो 2 लोग एक साथ चलने लगे क्योंकि उनका घर एक इलाके में था और मेरा घर अब्बास टाउन में। उस कंपनी से मेरे घर का एक शॉर्टकट रास्ता था जो मैं सिर्फ दिन के वक्त इस्तेमाल करता था। सर्दियों की रात थी, इसलिए शाम 6 बजे ही अंधेरा छा गया था। मैंने अल्लाह का नाम लेकर उस रास्ते पर चलना शुरू किया। उस रास्ते में एक नदी भी आती थी और वहां बहुत सन्नाटा होता था, और उस दिन तो काफी वक्त भी हो चुका था। मैं चलता रहा। जब नदी पर पहुंचा तो मुझे हल्की सी आवाज सुनाई दी, मुझे आप आगे तक छोड़ देंगे? मैं चौंक गया कि इतनी सुनसान जगह पर कौन है, और वो भी किसी लड़की की आवाज। मैं चलता रहा। एक बार फिर वही आवाज मेरे कानों से टकराई, मुझे आगे तक छोड़ देंगे? मैं फिर भी नहीं रुका।
मगर अब की बार जो आवाज आई वो मेरी रूह तक को चीर गई, क्योंकि वो किसी अजीब सी मखलूक की आवाज थी। इस बार उसने कहा, रुक जाओ वरना तुझे मार दूंगी, तू मुझसे नहीं बच सकेगा। मैंने दौड़ लगा दी और भागता रहा। आगे जाकर आबादी शुरू हो गई, मगर मैं नहीं रुका। वहां काफी पार्टी के लड़के खड़े थे जो मुझे पहचानते थे। उन्हें जब मुझे भागते देखा तो वो समझे कि मेरे पीछे कोई डाकू लगा है। वो लोग नदी की तरफ दौड़े और मैं घर की तरफ। मैं घर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगा। घर में सिर्फ अब्बू जाग रहे थे। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैं कुछ कहे बगैर अपने कमरे में चला गया और दरवाजा बंद करके लेट गया। मुझे बहुत तेज बुखार हो गया था। फिर अब्बू ने अम्मी को भी जगाया। दोनों आए, दरवाजा खुलवाया और मुझे सीने से लगाया, मगर मेरा डर कम नहीं हुआ। मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। जैसे तैसे सुबह हुई तो मेरे घर वालों ने मुझे इमाम साहब के पास ले गया। उन्होंने मुझसे सारा माजरा पूछा और मैंने सब कुछ बता दिया। फिर उन्होंने दुआएं पढ़कर दम किया तो मेरा डर कुछ कम हुआ और बुखार भी उतर गया। मगर वो जो 2 लड़के नदी की तरफ गए थे वो कभी वापस नहीं आए। किसी को नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी शेयर की। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक स्टोरी सुन रहे हैं और सोए नहीं हैं, जी आपसे बात कर रहा हूँ जो आप स्टोरी सुन रहे हैं। अगर आप सोए नहीं हैं और स्टोरी अभी तक सुन रहे हैं और अगर आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर यार आप ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि आप स्टोरी सुन भी रहे हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो यही आप लोगों की सपोर्ट होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट अपने भाई के लिए छोड़ दिया करें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कर दिया करें। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम काशिफ है और मैं डेरा गाजी खान से 60 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता हूँ जिसका नाम सखी सरवर है। मेरी एक दुकान है जो कि हमारे गांव से 30 किलोमीटर दूर वाक़या है। ये बात है दिसंबर 2024 की, जब मैं अपनी दुकान पर था, क्योंकि उस दिन दुकान का सामान आना था जो अनलोडिंग करते रात के 10 बज चुके थे। मैंने सामान दुकान के अंदर रखा और दुकान बंद करके घर की तरफ रवाना हो गया। उस रात बहुत लेट हो चुका था तो मैंने सोचा कि मैं शॉर्टकट ले लेता हूँ। इस रास्ते में एक कदीम कब्रिस्तान भी था। मैं जैसे ही कब्रिस्तान के करीब हुआ तो मैंने देखा कि सामने कब्र को आग लगी हुई है। मैंने ये देखा और मैं डर गया और आयतुल कुर्सी पढ़ने लगा। अभी मैं थोड़ा सा आगे ही गया हूँ कि मैंने देखा एक बहुत लंबा साया मेरी तरफ आ रहा है। मैंने फौरन बाइक की रफ्तार तेज की तो मुझे महसूस हुआ कि बाइक लोड ले रही है और 35-40 से ऊपर नहीं जा रही। तभी अचानक मेरे कांधे पर किसी ने हाथ रखा। मैंने पीछे की तरफ देखा तो वही साया मेरे बाइक पर बैठा था। वो फद्दान भाई, उसके खून से भी ज्यादा सुर्ख आंखें। मैंने फौरन आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो बाइक ने लोड लेना बंद कर दिया। मैं जैसे तैसे अल्लाह अल्लाह करके घर पहुंचा तो घर में सारे सो चुके थे। हालांकि इतनी सर्दी थी लेकिन फिर भी मेरे माथे पर पसीना आ रहा था। मैं जैसे तैसे सो गया, लेकिन रात को मुझे अपने कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा नजर आया। मैंने जैसे ही बल्ब ऑन किया वो गायब हो गया। मैंने सुबह होते ही ये वाकया एक आलिम को बताया तो उन्होंने मुझे तावीज वगैरह दिए। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक हो गया। तो ये था मेरा छोटा सा वाकया। अगर आपको पसंद आए तो लाजमी शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अब्बास रिजवी और मैं शाह फैसल कॉलोनी ब्लॉक 5 का रिहायशी हूँ। ये वाकया 2013 का है, दिसंबर की सर्द रातों में से एक रात का। मैं डिफेंस फेज 4 में एक ड्राई क्लीनर की दुकान पर बैठता था और रोजाना रात 8 बजे के करीब दुकान बंद करके घर चला जाता था। एक दिन हस्बे मामूल मैंने दुकान बंद की और डिफेंस से सिंगर चुरंगी पहुंचा। अक्सर वहां फैक्ट्रीज के मजदूर लिफ्ट के लिए खड़े होते हैं। मैं सिगरेट जलाने के लिए रुका तो एक नौजवान ने मुझसे पूछा, भाई आप शाह फैसल कॉलोनी जा रहे हैं? मैंने कहा जी, बैठ जाएं। सिंगर चुरंगी से शाह फैसल कॉलोनी का रास्ता
लिंक रोड से होकर एक पुल के नीचे से गुजरता है। वो नौजवान मेरे साथ बैठ गया। मैंने उससे चंद बातें करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी। जब मैं पुल के नीचे उतर रहा था, मैंने उससे पूछा, आपने शम्मा की तरफ जाना है या अजीमपुरा की तरफ? लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। मैंने बाइक रोककर पीछे मुड़कर देखा तो वो नौजवान गायब था। ये देखकर मेरी रूह कांप गई। इतनी सर्दी के बावजूद बाइक की पिछली सीट गर्म थी, जैसे कोई अभी अभी उतरा। हालांकि मैं तकरीबन 90 की रफ्तार से बाइक चला रहा था और वो पूरे रास्ते मुझे कमर से पकड़ कर बैठा हुआ था। मैं ये भी बताता चलूं कि लिंक रोड पर एक कब्रिस्तान भी आता है। ये मेरी जिंदगी का नाकाबिले फरामोश वाक़या है जो आज तक मेरे जहन में नक्श है। मुझे आज भी इसका हुलिया याद है। एक सेहतमंद नौजवान, रंगत गोरी, आंखों पर चश्मा, स्काई ब्लू जीन्स और ऑफ वाइट स्वेटर पहने हुए था। उस रात के बाद मुझे शदीद बुखार चढ़ गया और आज भी वो अक्सर मेरे ख्वाबों में आता है। वो आप में कहता है, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा, और जोर जोर से हंसता है। तो ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है आप इसे अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। दोस्तों, उम्मीद है आज की स्टोरीज आपको पसंद आई होंगी। स्टोरीज पसंद आई हो तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको अच्छी लगी? आप कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। स्टोरी को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कर दिया करें। बस आपके और यही आपके भाई के पैसे पूरे हो जाते हैं। उम्मीद है आप लाजमी करेंगे जैसे आप पहले सपोर्ट करते आ रहे हैं। बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाजत, मिलते